नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। दिन भर की बड़ी खबरों के पीछे भागते हैं हमारे रिपोर्टर। इसके साथ ही इस प्रोग्राम को लेकर हम आए हैं आपके सामने जनता रिपोर्टर में। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक का समापन हो गया। आपको बता दें कि इस बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े मेडिकल उपकरणों के साथ साथ कोरोना की दवाओं में जीएसटी दरों को कम कर दिया गया। इसके अलावा ऑक्सीमीटर के साथ साथ कई ऐसी दवाएं हैं जिसमें से जो जीएसटी है उसको 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। वहीं अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस की दवा से जीएसटी को पूरी तरीके से हटा दिया गया। इसके अलावा लोगों को यह लग रहा था कि कोरोना की वैक्सीन पर जो 5% जीएसटी लगाई गई है उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब जीएसटी 5% जो कोरोना वैक्सीन पर लगी है वो बरकरार रहेगी। काउंसिल की 44वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना दवाइयों के साथ साथ कोरोना में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरणों पर भी से जीएसटी की दरों को घटा दिया है। इसमें एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 12% किया गया है और इसके साथ ब्लैक फंगस की दवा पर पूरी तरह से जीएसटी हटा दी गई है। तो कोरोना के टीके पर भी जीएसटी को नहीं हटाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने दूसरी लहर पर काबू पा लिया है, लेकिन अब तैयारी तीसरी लहर को लेकर करनी होगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में युद्ध स्तर पर तीसरी लहर को लेकर तैयारी की भी जा रही है। साथ ही दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके मद्देनजर 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली या पूरे देश में तीसरी लहर को लेकर कितनी तैयारी की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर लोगों को चेतावनी दी है और कहा है कि तीसरी लहर आने की आशंका काफी ज्यादा है। दिल्ली सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, तैयारियां कर रही है। उन्होंने अपनी आशंका के समर्थन में ब्रिटेन से संकेत मिलने का दावा किया है और बताया है कि ब्रिटेन में 45% तक टीकाकरण के बावजूद मामले बढ़ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ नहीं रखकर बैठ सकती है, कहना है अरविंद केजरीवाल का। और उन्होंने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर नई गाइडलाइन चालू हुई है जो ब्रेक द चेन। कोरोना के जो मामले लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में जो कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार ने जो है फैसला लिया है कि जो गाइडलाइन इशू करी है, बीएमसी ने नई गाइडलाइन इशू की है कि जो दुकानें हैं वो तकरीबन शाम में 4 बजे तक का खुलेगी और ब्रेक द चेन जो है वो लगातार महाराष्ट्र में चालू है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर भी जो लॉकडाउन था उसके अंदर कहीं ना कहीं छूट मिली है, जिसको जो मॉल्स वगैरह थे, जो शॉपिंग मॉल है, दुकानें हैं, उसे कहीं ना कहीं शाम में 4 बजे तक का खुलने का जो है वक्त दिया गया हुआ है। और लगातार जो कोरोना के जो मामले हैं मुंबई के और महाराष्ट्र के अंदर कम हो रहे हैं, जिसको देखते हुए जो मुंबई का जो आम जीवन है जो अस्त व्यस्त हो चुका था उसे कहीं ना कहीं पटरी पे लाने की सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो जो प्रवासी मजदूर मुंबई से जो प्लान कर चुके थे उनका सिलसिला वापस मुंबई की तरफ आने का शुरू हो चुका है। अगर ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों के अंदर जो प्रवासी मजदूर यहाँ से जो चले गए थे वो लगातार वापस आ रहे हैं और यहाँ पर मुंबई को कहीं ना कहीं जो लाइफलाइन कही जाती है, मुंबई जो आर्थिक राजधानी कही जाती है, वो कहीं ना कहीं फिर से पटरी पे लौटने की तैयारी कर रही है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि इसकी रफ्तार में कमी जरूर नजर आ रही है। इन सबके बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है। आपको बता दें कि 719 डॉक्टर्स ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा बिहार से आ रहा है। बिहार में 111 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी 109 डॉक्टर्स की जान गई है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अभी भी जारी है। हालांकि इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले काफी धीमी है। वहीं मंगलवार से लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के दैनिक संक्रमित मामले 1 लाख से कम आ रहे हैं। हालांकि मौत के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। कोरोना संक्रमण की जंग में लड़ने वाले डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित होने के बाद अपनी जान गंवा रहे हैं। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 719 डॉक्टर्स की मौत हुई है।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का धारा 370 को लेकर ऑडियो वायरल हुआ तो राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर हो रही है तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी सफाई दे दी है। लेकिन बीजेपी यहां तक रुकने वाली नहीं थी। बीजेपी ने तो कांग्रेस का पाकिस्तान से भी संबंध जोड़ दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस पर चैट के दौरान कथित तौर पर कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह ने स्पष्टीकरण भी दिया है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस पूरे मुद्दे पर पूरी कांग्रेस को ही घसीट लिया है और राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा है। पंजाब में चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में प्रदेश में अब सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। अकाली दल जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करता था, वहीं अब इस बार बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में अब बीजेपी की भी चिंताएं बढ़ गई हैं कि अकाली दल और बीएसपी उनके लिए एक नई चुनौती होगी। पंजाब में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। काफी वक्त से चल रही बातचीत के बाद से दोनों ही दलों के बीच गठबंधन की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। दोनों दलों के बीच डील के तहत बीएसपी राज्य की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल और बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा की उपस्थिति में शनिवार को गठबंधन का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के सोपुर इलाके में आतंकियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आतंकियों ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस पार्टी पर हमला किया है और इस हमले में 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और 2 नागरिक घायल हुए हैं। दोनों नागरिक जो घायल हुए हैं उन्हें सोपुर इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि आतंकियों ने 24 घंटे के भीतर ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला किया है। आतंकियों की तलाश के लिए जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में कार्डन ऑफ किया गया है और सभी पार्टीज को अलर्ट कर दिया गया है ताकि आतंकी किसी भी तरह यहाँ से बच के ना निकल पाए। आतंकियों की तलाश के लिए छापामारी जो है वो तेज़ कर दी गई है और बड़ी पैमाने पे सुरक्षा बलों की तैनाती सोपुर इलाके में की गई है। आपको बता दें कि आतंकियों ने जो इस घटना को अंजाम दिया उसके बाद आतंकी तुरंत वहाँ से भाग निकले हैं और बच के निकलने में कामयाब हुए हैं। आपको बताऊं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। भले ही आज जून महीने का 12वां दिन है, लेकिन इन 12 दिनों में 7 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल गया है। वहीं अगर आज की बात करें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 27 पैसे और डीजल 23 पैसे बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 12 पैसे और डीजल 86 रुपये 98 पैसे हो गया है। कई राज्यों में तो पेट्रोल ने सैकड़ा पार कर दिया है। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने आज एक बार फिर से दोनों ही ईंधनों में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि देश के 135 जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा के भाव पर बिक रहा है और इसी साल अब तक पेट्रोल की कीमत करीब 15% तक बढ़ चुकी है। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके की सेंट्रल मार्केट में आज सुबह एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इस आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लगा है। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में आज सुबह कपड़े के एक शोरूम में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि देखते देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद से दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। कपड़े का एक शोरूम है जहां से ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिख रही है। पहले लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर दमकल विभाग को फोन लगाया गया। दमकल विभाग के मुताबिक सुबह करीब 10:20 पर आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर 30 से ज्यादा गाड़ियां भेजी गई। आग बुझाने का काम चल रहा है। दमकल विभाग के अनुसार लाजपत नगर मार्केट में ब्लॉक नंबर 1 सेंट्रल मार्केट से भीषण आग लगने की सूचना मिली। दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मॉनसून 15 जून को दस्तक दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में मॉनसून की तारीख का अनुमान 27 जून लगाया गया था, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली में मॉनसून की स्थिति समय से पहले आने की बनी हुई है। पिछले कई दिन से दिल्ली में भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक मानसून दिल्ली में पहुंच सकता है। मानसून आने के बाद से दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि मानसून के वक्त से पहले आने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। इस दौरान दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश हो सकती है। आईएमडी ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं उनमें किसी बच्चे की मेरिट नहीं बनी है और ना ही पूरे प्रदेश भर में कोई बच्चा फेल हुआ है। बच्चों में फिलहाल आए रिजल्ट से पूरी तरह से उत्साह है और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस बार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। हालांकि बच्चों का दावा है कि उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की थी और वो परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है उसका वो स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद फरीदाबाद के खोरी और लकड़पुर गांव में अब ड्रोन मैपिंग की कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है। वो सभी निर्माण जो वन क्षेत्र में हुए हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। लगभग 6,500 से ज़्यादा की संख्या है। 36 से ज़्यादा जो है धार्मिक स्थल वहाँ पर बने हुए हैं। 5 स्कूल बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर उद्योग आदि चल रहे हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। और अब नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि 2 दिन में ड्रोन मैपिंग की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक की जाएगी और उसके बाद किसी भी समय तारीख फिक्स करके वहाँ पर बुलडोजर चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और प्रशासन की इसी सक्रियता को देखते हुए जो वहाँ के लोग हैं खोरी और लकड़पुर गांव के, कुछ लोगों ने अपने आप ही अपने आशियाने खाली करके पलायन करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी बड़ी तादाद में है जो वहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं है और पुनर्वास की लगातार मांग कर रहे हैं। एक तो लॉकडाउन के चलते घर के अंदर रहने को मजबूर छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े और उस पर लगातार बढ़ती गर्मी के बीच शहर के अलग अलग इलाकों में 2 से 4 घंटे की बिजली कटौती का सिलसिला खाज में खुजली का काम कर रहा है। शहर की कॉलोनियों में बिजली कटौती का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। अघोषित बिजली कटौती से शहर उपभोक्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इन्वर्टर भी शोपीस बनकर रह गए हैं। बिजली गुल होने पर लोग शिकायत करते हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से बिजली कटौती के पीछे लाइन में फॉल्ट, ट्रिपिंग व कंडक्टर में डैमेज होने का बहाना बनाया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लॉकडाउन में महामारी, बेरोजगारी, बीमारी, लाचारी के बाद अब इस अघोषित कट के चलते हो रही बिजली की समस्या से निजात कब मिलेगी, यह देखने वाली बात है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा विकसित शहर साइबर सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग कितने जागरूक हैं इसका नज़ारा हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से साइबर सिटी गुरुग्राम के लोग ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी लोगों में जागरूकता का अभाव है। कहीं ट्रिपल सवारी तो कहीं बिना हेलमेट तो कहीं रोड साइड लोग चलते नजर आते हैं। यहाँ तक कि मुख्य चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो कि तीसरी आंख इन लोगों पर नजर रखे हुए है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों में जरा भी डर नहीं है और रेड लाइट जंप करते हुए लोग नजर आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस भी समय समय पर इनको जागरूक करती है, साथ ही साथ चालान भी काटे जाते हैं और इनको चेतावनी देकर छोड़ भी दिया जाता है। रोशनी की तलाश में बेसहारा बचपन। कोरोना काल में किसी ने अपने पिता खोया, किसी ने अपना मां खोई। गोद लेने की जो प्रक्रिया थी उसको भी किसी न किसी तरीके से सरकार बिल्कुल जटिल बनाना चाहती है कि जो भी कोई भी बच्चे को गोद ले और वो कानून के प्रक्रिया के हिसाब से ही गोद ले। इस पूरे मामले को लेकर जो बाल विकास के अधिकारी हैं वो सर्वे कर रहे हैं और सर्वे कर जितने भी बच्चे हैं उनको प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा करनाल में अब तक 102 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपनी मां खोई है। इसी के साथ साथ 2 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मां और पिता दोनों खोए हैं। देखना ये होगा कि इस प्रक्रिया के तहत बच्चों को क्या कुछ मिलता है, उनका कोई सहारा बनता है या नहीं बनता।
सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए निःशुल्क परामर्श केंद्र बनाया गया है और उमंग परामर्श केंद्र पर प्रतिदिन 30 से 40 लोग जो हैं पोस्ट कोविड मरीज पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए अलग अलग डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है और IMA के जो अलग अलग डॉक्टर हैं उनकी नियुक्ति की है, जहां रोगी जो है कोविड के जो पेशेंट हैं और उनको जब दिक्कत होती थी और उसके उपरांत जो परामर्श की उन्हें आवश्यकता होती है और तरह तरह की भ्रांति होती है, उसके लिए डाइट से लेकर हर प्रकार की बीमारी को लेकर यहाँ पर डॉक्टर सलाह देते हैं और साथ में दवाइयों की व्यवस्था भी सिविल हॉस्पिटल में कराई गई है और जिससे मरीजों के लिए यह काफ़ी कारगर साबित हो रही है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए राम सिंह मार। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह की हालत लगातार स्थिर बताई जा रही है, लेकिन बीते कल ही वो कोरोना पॉजिटिव आए थे और ये दूसरी बार है कि कोरोना संक्रमण की जद में एक बार फिर से वो आए हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि IGMC में डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है और अभी हालत उनकी स्थिर है। ऐसे में अफवाहों का बाजार लगातार गर्म है और अफवाहें तरह तरह की फैलाई जा रही हैं, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने साफ किया है कि अभी डॉक्टरों की देखरेख में वो अस्पताल में भर्ती हैं और अभी हालत उनकी स्थिर है। इस बात की जानकारी वीरभद्र सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी दी है और यही नहीं, उनके बेटे विक्रमादित्य जो कि कांग्रेस के विधायक भी हैं, उन्होंने भी ये जानकारी साझा की है कि अफवाह ना फैलाएं और फिलहाल वीरभद्र सिंह की तबीयत बेहतर है, स्थिर है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।